फिरोज़ गांधी कॉलेज एवं हिंदी विभाग द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे। यह क्लास बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से रीतिकाल तक से संबंधित है। पिछली कक्षा में हमने आदिकाल के नामकरण पर जिन विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने सुझाव दिए थे, उन्हें जिन अलग अलग नामों से पुकारा था, उस पर एक चर्चा आप लोगों से की थी। आज हम आदिकाल के परिवेश के संबंध में आपसे बात करेंगे। अर्थात आदिकाल का जो टाइम पीरियड था, उस समय भारत में इस देश की राजनीतिक स्थिति क्या थी, इस देश में धार्मिक स्थिति क्या थी, इस देश की सांस्कृतिक स्थिति किस प्रकार थी और सामाजिक परिस्थितियां किस प्रकार थी। इन सबको हम संक्षेप में देखेंगे और फिर उसके बाद आपको हम नोट्स देंगे। हम बोलेंगे, आप लिखेंगे और जहां कहीं आवश्यकता होगी उसको हम व्याख्यायित करते हुए चलेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो हमारा आदिकाल है, ये लगभग 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक का जो समय है, इस समय में इस देश में राजनीतिक हलचलें किस प्रकार से चल रही थी। तो पहली बात तो आप ये समझिए कि यह जो समय है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रारंभ जो है, या यूं कहिए कि हिंदी का जो प्रारंभ है, ये है राजनैतिक तौर पर सम्राट हर्षवर्धन के साम्राज्य के पतन का प्रारंभ है। हालांकि हर्षवर्धन ने बाह्य आक्रमणों का बड़ा डटकर मुकाबला किया, लेकिन वे आक्रमण इतने प्रचंड थे, इतने भीषण थे कि वह आक्रमणों के उस बेगवती आंधी को कभी रोक नहीं सका, अंततः रोक नहीं सका और लड़खड़ा गया। हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई और भारत की जो एक संगठित सत्ता थी वो टूट गई, वह टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित हो गई। 8वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी तक के मध्य में अगर इसको हम एक लाइन में इस पूरी राजनीतिक परिस्थिति को आंकें तो हम ये कहेंगे कि यह समय जो था वह हिंदू राजसत्ता के धीरे धीरे समाप्त होने का था और इस्लाम राजसत्ता के धीरे धीरे आगमन का यह समय था। सम्राट हर्षवर्धन के दरबार की हम बात करें, वहाँ के साहित्य और संस्कृति की बात करें, तो सम्राट हर्षवर्धन का दरबार संस्कृत के कवियों और उच्च कोटि के विद्वानों का एक बहुत सजा हुआ दरबार था। लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष यह था कि अपभ्रंश और जनभाषा के कवियों को उस समय किसी भी प्रकार का कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता था, क्योंकि संस्कृत जो थी वो अपने चरम पर थी। अन्य जो जनभाषाएं थीं, उनके कवियों को ना तो कोई सम्मान प्राप्त था, ना तो कोई आदर प्राप्त था, और ना ही कोई राजा उन्हें राजकवि के तौर पर या एक सामान्य कवि के तौर पर भी कोई प्रोत्साहन नहीं देता था। लेकिन सम्राट हर्षवर्धन के पतन के पश्चात जब छोटे छोटे राजपूत राजाओं ने इस देश में अलग अलग छोटी छोटी अपनी राजधानियां बनाई, अलग अलग गद्दियां अपनी स्थापित की, तो ये जो जनभाषा थी इसका आदर बढ़ने लगा था। एक दूसरे प्रकार का यहाँ कवि वर्ग था जो राजाश्रित थे और उन्हें अपने राजाओं को प्रसन्न करने के लिए काव्य रचनाएं करनी पड़ती थी। तो इस प्रकार से धर्म और राज्याश्रय से अलग रह करके जो कविता करने वाले कवि थे, उनकी प्रतिभा के विकास के लिए यह वातावरण बिल्कुल भी उचित नहीं था। इस समय के धार्मिक परिस्थितियों की बात करें तो आप ये देखते हैं कि 7वीं शताब्दी में 2 ही मत सम्मान के अधिकारी थे, या तो जैन मत था या तो शैव मत। उसके लगभग 400 सालों बाद या 500 सालों बाद आप कह लीजिए 12वीं शताब्दी के आसपास वैष्णव धर्म और शैव धर्म ने भी एक आंदोलन के रूप में अपनी राह प्रशस्त की।
अच्छा, चूंकि जो राजपूत राजा थे वे युद्धों में विश्वास करते थे, तो इन पर अहिंसा मूलक एक विचार हावी हुआ और इस प्रकार से इन पर शैव मत का प्रभाव अधिक हो गया। धीरे धीरे ये जो अपना उत्तर भारत था, इसमें शैव, बौद्ध और स्मार्त, इन 3 प्रकार के संप्रदायों का या मतों का हमें विकास स्पष्ट दिखाई पड़ने लगता है। अच्छा, इसी बीच में एक और मत का उदय होता है, नाथ मत का या नाथ संप्रदाय का। इसी बीच में इस्लाम धर्म का प्रवेश भी हमें दिखाई पड़ता है। कुल मिलाकर हम ये देखें तो आदिकाल की जो धार्मिक परिस्थितियां थीं वे बड़ी विषम थीं, बहुत असंतुलित थीं। सामान्य जनता में एक गहरा असंतोष व्याप्त था, एक प्रकार का भ्रम छाया हुआ था और इस काल के कवियों ने इन्हीं सब परिस्थितियों के मद्देनज़र, इन्हीं सब मानसिक स्थितियों को ध्यान में रख करके आप देखते हैं कि इनकी कविताओं में आपको खंडन मंडन मिलेगा। पहले चीज़ों को नकारना, उनको उनका खंडन करना और फिर योगानुकूल अपने हिसाब से उनका मंडन करना, यानी खंडन और मंडन की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। फिर हमें हठ योग बीच में दिखाई पड़ता है। और वीर रस का तो आप जानते ही हैं कि ये पुरादिकाल में इतने युद्ध हुआ करते थे, सामंती वातावरण था कि वीर रस का तो बोलबाला ही था। और वीर रस के बोलबाले के ही बीच में श्रृंगार रस की एक बहुत तगड़ी धारा बह रही थी। तो इस तरह से श्रृंगार का साहित्य लिखा गया, वीरता का साहित्य लिखा गया, खंडन मंडन के साहित्य लिखे गए और हठ योग आदि धार्मिक साहित्य भी इस दौरान लिखा गया। इस युग के यदि हम साहित्यिक वातावरण की बात करें तो इस काल में साहित्य रचना की 3 प्रकार की धाराएं हमें दिखाई पड़ती हैं। पहली धारा है संस्कृत साहित्य की थी, दूसरी धारा प्राकृत और अपभ्रंश भाषा में लिखे जा रहे साहित्य की थी और तीसरी धारा थी जो हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला साहित्य था उसकी। 9वीं शताब्दी से लेकर के 11वीं शताब्दी तक कन्नौज और कश्मीर, ये 2 स्थान ऐसे थे जो संस्कृत साहित्य रचना के एक प्रकार से केंद्र बिंदु थे। संस्कृत साहित्य रचना का सेंटर था ये 2 जगह, कन्नौज और कश्मीर, संस्कृत साहित्य की रचना के केंद्र बन गए थे। संस्कृत के अलावा प्राकृत और अपभ्रंश का भी बहुत बड़ी मात्रा में साहित्य इस दौरान लिखा गया। इसमें जैन आचार्यों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे और इन्होंने अपनी रचनाओं में जिस भाषा का प्रयोग किया वो मूल रूप से प्राकृत थी या तो अपभ्रंश थी। फिर हम आगे चल करके देखते हैं कि सिद्धों ने भी अपभ्रंश भाषा का खूब जम करके प्रयोग किया, खूब खोल करके प्रयोग किया और ख़ास करके उन्होंने लोक भाषा को अपनी रचनाओं में ज़्यादा प्रयोग किया। तो इस प्रकार से हमने मोटे तौर पर ये देखा कि आदिकाल का जो समय है 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक, यह किस प्रकार से यहाँ पर सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक वातावरण था। अब इन्हीं सब को हम अपने दृष्टिकोण में रखते हुए आगे आदिकाल के संबंध में आगे कुछ बातें करेंगे जिन्हें हम नोट्स के रूप में लिखते चलेंगे। हम इधर से बोलेंगे, आप लिखते रहेंगे और जहाँ कहीं आवश्यकता पड़ेगी हम उस संबंध में चर्चा परिचर्चा या व्याख्यान देते रहेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। एक हेडिंग लिखेंगे, आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। अब इसमें पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे, आदिकालीन साहित्य में प्रमुखतः 3 प्रकार की प्रवृत्तियों का प्रयोग हुआ है। आदिकालीन साहित्य में प्रमुखतः 3 प्रकार की प्रवृत्तियों का प्रयोग हुआ है। नंबर 1, वीर गाथा।
वीर गाथा के ब्रैकेट में लिखेंगे रासो साहित्य की रचनाओं में। वीर गाथा के डैश करके ब्रैकेट में लिखेंगे रासो साहित्य की रचनाओं में। अर्थात जो रासो साहित्य लिखा गया वह लगभग पूरा का पूरा साहित्य वीर गाथात्मक साहित्य है। नंबर 2, धार्मिकता। दूसरी प्रवृत्ति थी आदिकाल में धार्मिकता। डैश करके ब्रैकेट में लिखेंगे इसके आगे जैन, सिद्ध व नाथ साहित्य की रचनाओं में। जैन, सिद्ध व नाथ साहित्य की रचनाओं में। कहने का तात्पर्य यह है कि जो धार्मिकता की प्रवृत्ति थी ये कहाँ कहाँ दिखाई पड़ रही थी? ये जैन साहित्य में दिखाई पड़ रही थी, सिद्ध साहित्य में दिखाई पड़ रही थी और नाथ साहित्य में दिखाई पड़ रही थी। अभी आगे चल करके हम इनके बारे में बहुत डिटेल से बात करेंगे। रासो साहित्य के बारे में डिटेल से बात करेंगे, हम जैन साहित्य के बारे में, सिद्ध साहित्य के बारे में, नाथ साहित्य के बारे में बहुत डिटेल से आगे बात करेंगे। तीसरी प्रवृत्ति लिखिए श्रृंगारिकता, और इसके आगे डैश करके लिखेंगे विद्यापति की पदावली। में विद्यापति की रचना है पदावली। ये बड़े कवि हैं, इनकी रचना पदावली में हमें श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। ठीक, चलिए अगली हेडिंग आप डालते हैं हिंदी भाषा का आदि कवि। हिंदी भाषा का आदि कवि। देखिए यहां पर हमें समझेंगे कि हिंदी भाषा के पहले कवि कौन है। असल में है क्या, विभिन्न विद्वानों के बीच में ये बड़ा मतभेद है कि हिंदी भाषा का पहला कवि हम किसे माने। अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है। तो सबसे पहले तो हम यही लिखेंगे कि वे ऐसे कौन से अलग अलग विद्वान हैं जिन्होंने अलग अलग कवियों को हिंदी भाषा के पहले कवि के रूप में उनका नाम सुझाया है। तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि किस विद्वान ने किस कवि को हिंदी भाषा का पहला कवि कह करके पुकारा है। तो चलिए लिखते हैं नंबर 1। नंबर 1 नहीं, पहले थोड़ा सा लिखेंगे उस संबंध में कि हिंदी भाषा के आदि कवि के संबंध में, हिंदी भाषा के आदि कवि के संबंध में विद्वानों में अलग अलग मत हैं। विद्वानों में अलग अलग मत हैं जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। अलग अलग मत हैं जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। अब हम यहां पर लिखेंगे नंबर 1 ठाकुर शिव सिंह सेंगर, यानी ठाकुर शिव सिंह सेंगर किस कवि को हिंदी भाषा का पहला कवि मानते हैं। तो डैश करके लिखेंगे पुष्य या पुंड। पीछे जब मैं काल विभाजन आपको पढ़ा रहा था तो आपको याद होगा कि मैंने इस बात की चर्चा की थी वहां पर, शिव सिंह सेंगर के बारे में जब बात कर रहा था। तो मैं ठाकुर शिव सिंह सेंगर डैश करके लिखेंगे पुष्य या पुंड। दूसरा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा स्वयंभू। स्वयंभू। तीसरा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त शालिभद्र सूरी। नंबर 4 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब्दुल रहमान। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के आगे लिखेंगे अब्दुल रहमान। नंबर 5 राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन डैश करके लिखेंगे सरहपा। ये सरहपा को हिंदी भाषा का पहला कवि मानते हैं, सरहपा। नंबर 6 डॉक्टर बच्चन सिंह।
डॉक्टर बच्चन सिंह, डैश करके लिखेंगे विद्यापति। नंबर 7 चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डैश करके लिखेंगे राजा मुंज, राजा मुंज, MUNJ, मुंज। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंबर 8 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चंद वरदाई। तो इस प्रकार से ये 8 विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी भाषा के आदि कवि के रूप में अलग अलग 8 कवियों के नाम सुझाए हैं। लेकिन सर्वमान्यता अनुसार जिस एक नाम पर लगभग सभी लोग सहमत हैं वो नाम है सराहपा का। तो आप लिखेंगे अगला पॉइंट कि सर्वमान्यता अनुसार हिंदी भाषा के पहले कवि हैं सराहपा। सर्वमान्यता अनुसार हिंदी भाषा के पहले कवि हैं सरहपा, सरहपा। इनके कई नाम मिलते हैं, ब्रैकेट में आप लिख लेंगे सरहपाद, एक नाम इनका मिलता है सरहपाद, और अन्य कई नाम हैं वो आगे की कक्षाओं में आप पढ़ेंगे, सरहपा या सरहपाद। चलिए हाँ, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम रचना। देखिए मैंने हिंदी का पहला कवि देख लिया है, अब हम देखेंगे हिंदी साहित्य की जो सबसे पहली रचना है वो कौन सी है। हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम रचना, डैश करके नीचे लिखेंगे रचना का नाम श्रावकाचार। हिंदी साहित्य की जो पहली रचना है उसका नाम है श्रावकाचार, श्रावकाचार। रचनाकार का नाम लिखेंगे आचार्य देवसेन, आचार्य देवसेन। रचना का समय लिखेंगे 933 ईस्वी, 933 ईस्वी। कुल दोहे हैं इसमें 250, कुल दोहों की संख्या 250, 250। अब हम लिखेंगे कि इसमें क्या इसका कंटेंट क्या है, विषय वस्तु क्या है। तो लिखेंगे विषय वस्तु जैन धर्म के अंतर्गत श्रावक धर्म के सिद्धांतों का वर्णन, जैन धर्म के अंतर्गत श्रावक धर्म के सिद्धांतों का वर्णन। तो हिंदी साहित्य की पहली रचना है श्रावकाचार्य, देवसेन की लिखी हुई 933 ईस्वी में। इन्होंने इस रचना में 250 दोहों में श्रावक धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया है। यह जैन धर्म के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम लिखेंगे नेक्स्ट और अंतिम हेडिंग आज की कक्षा की, आदिकालीन साहित्य का विभाजन, आदिकालीन साहित्य का विभाजन। इसमें लिखेंगे आदिकालीन संपूर्ण साहित्य को प्रमुखतः 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। आदिकालीन संपूर्ण साहित्य को प्रमुखतः 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 रासो साहित्य, रासो साहित्य, ब्रैकेट में लिखेंगे वहीं पर चारण काव्य। लगभग पूरे रासो साहित्य को चारण काव्य के अंतर्गत समझा जाता है या माना जाता है। नंबर 2 रास साहित्य, रास देखो ऊपर वाला है रासो, नीचे वाला है रास,
रास साहित्य, ब्रैकेट में लिखेंगे जैन काव्य। जो जैन साहित्य है उनकी सभी कृतियों में प्रायः अंत में रास मिलता है, और रासो साहित्य में प्रायः सभी कृतियों के नाम के अंत में रासो मिलता है। तो नंबर 2 है रास साहित्य, ब्रैकेट में लिखेंगे ये है जैन काव्य। नंबर 3 सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य, ब्रैकेट में लिखेंगे बौद्ध काव्य। ये बौद्ध काव्य है, मैं चर्चा कर चुका हूं पहले ही कि बौद्ध के 2 खंड हो गए थे, हीनयान और महायान, और महायान की एक धारा है ये। नंबर 4 लिखेंगे नाथ साहित्य, नाथ साहित्य, और ब्रैकेट में लिखेंगे शैव काव्य। ये शैव दर्शन से संबंधित है नाथ साहित्य। अब इन सब के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि रासो साहित्य क्या है, इसकी प्रवृत्तियां क्या हैं, कौन कौन से रासो साहित्य हैं, कौन कौन से कवियों ने रासो साहित्य लिखा, उसी प्रकार से रास साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, इसकी चर्चा हम धीरे धीरे अपनी अगली कक्षाओं में करते रहेंगे। तो चलिए, ये कक्षा समाप्त होती है, ये क्लास समाप्त करता हूं मैं। अगली क्लास में हम पुनः जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।